संसद में जब वो बोलते हैं संसद भवन की दीवारें फरफराने लगती है। आज वैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब को प्रधानमंत्री की जरूरत है देश को। कहानी में था ना, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। वही स्थिति है, कांग्रेस ही जो है बीजेपी है, आज बीजेपी ही कांग्रेस है। आने वाले समय में असदुद्दीन साहब जो है देश के प्रधानमंत्री बने। एक असदुद्दीन ओवैसी को हराने के लिए ये जोगी भोगी ढोंगी, ये अमित शाह टकलेस तमाम लोग वहाँ जाते हैं। यह उनगामी बाबा साहब को मालूम था इस देश के ब्राह्मण बदमाश होते हैं और इंडिया का मतलब जैसे वो हिंदुस्तान कहने लगेगा, हिंदू स्थान कहने लगेगा, ब्रह्म स्थान करने लगेगा, काली स्थान कहने लगेगा। अख्तरुल इमान साहब ने ऐसा नहीं कहे थे कि जो हम हिंदुस्तान शब्द नहीं बोलेंगे। उनका कहना था कि जो शपथ पत्र जो उनको थमाया गया था, दिया गया था जो शपथ लेने के लिए, वह ट्रांसलेट करके जो दिया था उर्दू का, उसमें हिंदुस्तान लिखा हुआ था, भारत नहीं लिखा हुआ था। तो इन्होंने इजाज़त मांगे थे अध्यक्ष से, विधानसभा अध्यक्ष से उन्होंने इजाज़त मांगे थे कि श्रीमान हमने बचपन से पढ़ते आया है कि हम संविधान, भारत की संविधान ऐसा पढ़ें, भारत के संविधान पढ़ाया गया है, पढ़ते आए हैं। इजाज़त हो तो हम ये शपथ लेते हैं कि भारतीय संविधान में जो वर्णित है वो हम भारत का संविधान बोलेंगे। इसकी इजाज़त लेकर उन्होंने वो बोले थे। इस बात को जो है हिंदुस्तान नहीं बोला, ये ऐसा मीडिया वाले कहते हैं। ये जो ब्राह्मणवादी कारपोरेट मीडिया जो हैं ये ऐसा दुष्प्रचारित करते हैं कि अख्तरुल इमान जो है हिंदुस्तान नहीं बोला। जबकि आपको आश्चर्य होगा, आम आवाम में सबसे ज़्यादा मुसलमान लोग ही हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं और इन्होंने भारत का संविधान बोले। इस पर ये कौन सा ये अनलीगल बात है, क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें थी और संवैधानिक बातें हैं भारत बोलना? भारत का संविधान है और यह इतिहास की पहली बार एक कोई मर्द है जिन्होंने जो संविधान के अनुरूप बातें की, संवैधानिक बातें इन्होंने संसद में रखने का काम किया। विधानसभा में संसद का मुद्दा उठाए, संसदीय बात को इन्होंने जो है बात रखने के लिए, बोलने के लिए इजाज़त मांगे। यह जो है स्वागत जोग है, मैं उनको सलाम करता हूं इस बात को लेकर कि ये संसदीय बात को उन्होंने रखा। श्रीमान जो ये भारत के संविधान है, हिंदुस्तान का संविधान नहीं है, इसलिए हमें भारत का संविधान शपथ लेने की इजाज़त दिया जाए। क्योंकि जब भारतीय संविधान आप पढ़ेंगे, उल्टा कर देखेंगे, भारत संविधान की जो है सबसे पहले आर्टिकल 395 आर्टिकल में सबसे पहले आर्टिकल लिखा हुआ है संघों के नाम, हम भारत के लोग। हाँ, उसमें नहीं, उसमें जो है संघ का देश का नाम क्या होगा, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है जो इंडिया दैट इज भारत। और बात मैं आप बता देता हूं, इंडिया दैट इज भारत, सारे एक एक आर्टिकल बाबा साहब ने इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन देश का नाम इंडिया है, उसको हिंदी भी बाबा साहब ने किए भारत। ये दूरगामी बाबा साहब को मालूम था इस देश के ब्राह्मण बदमाश होते हैं और इंडिया का मतलब जैसे वो हिंदुस्तान कहने लगेगा, हिंदू स्थान कहने लगेगा, ब्रह्म स्थान करने लगेगा, काली स्थान कहने लगेगा। ये बाबा साहब को पता था ब्राह्मण कितने बदमाश होते हैं, इसलिए बाबा साहब ने इंडिया का हिंदी भी किए। एक आर्टिकल पूरे संविधान का एक अनुच्छेद जो है उन्होंने हिंदी भी ट्रांसलेट कर दी, हिंदी इंग्लिश का हिंदी भी कर दिया अनुवाद, जी इंडिया दैट इज भारत। ये भारत शब्द का प्रयोग संवैधानिक शब्द है, स्वागत जोग है, ऐसा किसी ने बोलने का काम नहीं किया। ये पहली बार विधानसभा में भी बात रखे। अख्तरुल इमान साहब को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने संविधान की बात रख के और पूरे देश को बताने का काम किया, ये जो है भारत है। अच्छा विजय जी, आप एक चीज़ बताइए, अभी जो है हैदराबाद में कॉरपोरेट का चुनाव है, वहाँ पे जो है असदुद्दीन ओवैसी को बताया जा रहा है कि हराने के लिए देश का गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद आपका योगी आदित्यनाथ, वो भी प्रचार करने के लिए वहाँ पे उतरने वाले हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? लोकतंत्र में यह बाबा साहब के संविधान तमाम लोगों को, तमाम धर्मों को संविधान इजाज़त देती है
जो हर धर्म के लोग और हर राजनीतिक दल के लोग अपने धर्म, धार्मिक लोग अपने धर्म और राजनीतिक दल अपने पार्टी के विचारधाराओं को इस देश में कहीं भी जो है से प्रचार प्रसार कर सकता, कोई मनाही नहीं है। फिर क्या मजबूरी रही? हम यही बात कर रहे हैं, वो जा सकते, जाए, उनको जाने में मना नहीं है। हम उनको वहाँ जो है से जो जा रहे हैं, हम हैदराबाद के लोगों को कहेंगे उनको स्वागत कीजिए। हम वैसे जो है बेहूदे किस्म के लोग नहीं हैं जो यदि हैदराबाद से यदि यहाँ ओवैसी साहब आते हैं तो कहेंगे वो भटकटुआ है। हम वैसे गिरे हुए इंसान नहीं हैं। हम जो है से वो कहते हैं जाएं, लेकिन एक चीज़ ही दिखाता है, एक असरुद्दीन ओवैसी को हराने के लिए ये जोगी भोगी ढोंगी, ये अमित शाह टकलेस तमाम लोग वहाँ जाते हैं। यह उनको औकात को पता है कि जो असरुद्दीन ओवैसी जो है उनको ताकतवर है, वहाँ आम आवाम में उनकी जो पैठ है, उनकी जो पकड़ है, उनको कैसे ध्वस्त किया जाए। ये आप समझ सकते हैं इन लोगों में एक कितने जो है से भय पैदा हुआ है। सिंगल असरुद्दीन ओवैसी जो है से इस देश में उनकी बातों को फैले नहीं, उनको घर में ही जाकर हम जो है से हराने का काम करेंगे। ताकत लगाने के लिए गए हैं तो उनको वहाँ के वो जनता सबक सिखाने का काम करेंगे। क्योंकि इस देश में जो है से ये जोगी को अच्छी तरह लोगों ने जानने और समझने की कोशिश की है। ये जोगी नहीं है, ये जो है भोगी है, ढोंगी है। यही वो जोगी है जो है कब्रिस्तान से जो है से माँ बहनों के साथ इज्जत लेने के जो है से आह्वान करते थे। यही जो है अमित शाह है जो दलित पिछड़े अकलितों को जो है से नागरिकता से वंचित करने के लिए काले कानून लगाने का काम करते हैं। ये इन लोगों को सबक सिखाने का वहाँ काम करेंगे। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे ऐसे 10-20 जोगी और जाएगा तो पर भी वो सारंगी वहाँ बजा के आएगा। जोगी का काम है सारंगी बजाना, ये वहाँ जाएगा सारंगी बजाने का। हैदराबाद सारंगी बजाने जा रहा है, वो सारंगी बजाएगा। जोगी का वहाँ कुछ दाल गलने वाला नहीं है। आप एक चीज़ बताइए कि कांग्रेस और बीजेपी में कितना फर्क मानते हैं? आपको खास करके हम मुसलमानों को और इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, जो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, वो सीरियल में देखते होंगे, कहानी में था ना, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। वही स्थिति है। कांग्रेस ही जो है बीजेपी है, आज बीजेपी ही कांग्रेस है। तो कांग्रेस जो है ये आरएसएस की माँ है, उसके ही बाल बच्चे हैं, उसके जो है से बच्चे बुतरुक हैं। ये भाजपा है, अब जवान हो गई है, माँ बूढ़ी हो गई है, तो वो तमाम जो है वो माँ जो है कांग्रेस उसकी मैया, पहले कांग्रेस मैया कहते थे। दलित पिछड़े जो थे मुसलमान कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस मैया कहते थे। तो कांग्रेस मैया बूढ़ी हो गई है तो सारे बेटा जो है जवान हो गया है, तो सब कांग्रेसी बुढ़िया माँ भी जो है से सब जो है से भाजपा ही हो गया है। कांग्रेस और भाजपा में कोई फर्क नहीं है। एक चीज़ बताइए, मुसलमान और यहाँ के हिंदुस्तान के जो मूल निवासी यानी कि दलित, वो अब तक कांग्रेस के ही ऊपर भरोसा क्यों जता रहे हैं, क्यों रख रहे हैं? वो हमारे लोगों को जो है एक जो होते हैं ना, बाबा साहब कहते थे से हरा सांप, हरे घास में जो है ना, घास जो होते हैं हरे रंग के होते हैं, तो घास में छुपे हुए जो सुगबा सांप हरा रंग के होते हैं वो पता नहीं देता है। और वो घास काटने के लिए अपने मवेशी को खिलाने के लिए घास चारा जो खिलाने के लिए काटते हैं, तो हरा हुआ सांप रहता है, तो वो जो है घास काटने के दरमियान में वो हरा सांप जो है काट लेता है। इनको जो है से वो लगता है कि हमारे अपने, इनको समझने के लिए समझ में भी हमारे लोगों को अभी तक नहीं आते हैं। समझ में आएगा जब बाल पक जाते हैं तो उन लोग समझते हैं। अभी नए जनरेशन का लड़का भी नहीं समझ पाए, या जो बहुत पुराने लोग हैं जो मानसिक रूप से गुलाम लोग हैं वह नहीं समझ पा रहे हैं कि वो अपने अभी भी कांग्रेस को हिमायती समझते हैं, जबकि वह छुपा हुआ शत्रु है। हम भाजपा जो है वो खुला खुली कहता है दलितों को यहाँ अधिकार से वंचित करेंगे, मुसलमानों को यहाँ से भगाएंगे, तो हम कहते हैं कि वो खुला दुश्मन है। खुला दुश्मन से खतरनाक होता है छुपा हुआ दुश्मन। ये जितना काम जो है से भाजपा ने हमारे हित में नहीं किया होगा, ये जो भी करता है ये खुलकर करता है। कांग्रेस जो नहीं बोलता है वही करता है, छुप कर करता है। छुप के करता है।
सारे काम जो है कांग्रेसी दलित मुसलमानों के खिलाफ किया है। उसका जो सच्चर कमीशन रिपोर्ट है उसका देखिए, मुसलमानों की जो स्थिति है, कांग्रेस ने सच्चर कमीशन का आयोग जो बैठाया था उसमें रिपोर्ट आया था कि मुसलमानों की स्थिति जो है दलितों से भी बदतर स्थिति है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कि जो नौकरी के क्षेत्र में हो, आर्थिक के क्षेत्र में हो, हर जगह जो है मुसलमानों का पिछड़ेपन है, जो दलितों से बदतर स्थिति है। कांग्रेस ने बताने का काम किया। ये देश के आरएसएस वाला हिंदुत्व विचारधाराओं को हम तो मुसलमानों को चौपट कर दिए, अरे यार बर्बाद कर दिए। जब ये लोग कहते थे मुसलमान का तुष्टिकरण करते हो तो उन्होंने आयोग बना के जो समझा दिया, अरे मुसलमान को मैंने बर्बाद कर दिया यार। फिर भी यदि मुसलमानों को यदि लगता है कि कांग्रेस ही वो हिमायती है तो लोगों को यदि अभी हम लोग बताते हैं तो नहीं समझ रहे हैं ना, जूता खाएंगे। यदि हमारी बातों से नहीं समझेंगे तो दुश्मनों की जूता खाने के बाद समझ जाएंगे। इत्मीनान रहिए, समझेंगे, जरूर समझेंगे। अच्छा विजय जी, आपसे एक आखिरी सवाल है। हम असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर आते हैं। आप ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी को आप कितना बड़ा नेता मानते हैं? हिंदुस्तान के लिए वो आगे क्या करेंगे? आपको लगता है कि वो यहाँ पे अपनी मजबूती और भी बढ़ाएंगे आने वाले वक्तों में और मुसलमान और दलित की आवाज़ उठाएंगे? देखिए, यह भारत की यदि आज ज़रूरत है, सही मायने में चाहते हैं, संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं, राष्ट्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लीडरों की ज़रूरत। उनमें एक काबिलियत है, उनमें जो है संविधान की जो है जानकार हैं, संविधान के बहुत बड़ा ज्ञाता हैं और मजलूमों से जो प्यार करते हैं, जो शोषितों दलितों पिछड़ों के लिए जो आवाज़ उठाते हैं। आज हम चाहते हैं और देश आवाम चाहती है कि जो इनको भारत के जो है प्रधानमंत्री बने, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को। आने वाले समय में असदुद्दीन साहब जो है देश के प्रधानमंत्री बने और यहाँ के दलितों पिछड़ों अकलितों को जो एक आवाज़ बने, जिस ढंग से जो है अभी अपने जान की परवाह किए बगैर जो हमेशा मजलूमों के साथ खड़ा रहते हैं। संसद में जब वो बोलते हैं, संसद भवन की दीवारें फरफराने लगती है। आज वैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब को प्रधानमंत्री की जरूरत है देश को।